आदमी को स्कोप का ERCP स्कोप क्लीनिंग बताइए। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप सबको वेलकम कि आप यहाँ पे आए, और आई होप सो कि आपने बहुत कुछ जो सीखा होगा, और यहाँ से आप बहुत टेक्निकल चीज़ें या हमारे जो कंसल्टेंट से आपने उनके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ जो सीखा होगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने टैक्स को किस तरीके से जो है इसकी स्कोप क्लीनिंग की जो है आप बता सकते हैं। सारी डिटेल जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये आपके पास इसकी क्लीनिंग की तमाम एसेसरीज़ जो मौजूद हों, जो कि आपके स्कोप की लाइफ को और पेशेंट के लिए जो बेनिफिट का सबब बन सके। ठीक है, उसके लिए ये है कि इंस्ट्रूमेंट चैनल क्लीनिंग ब्रश, इंस्ट्रूमेंट ओपनिंग क्लीनिंग ब्रश, इरिगेशन ट्यूब, और ये हमारा एलिवेटर वायर ओपनिंग के लिए इसको वॉशिंग ट्यूब जो है ये, और इसका एडाप्टर, और एयर वाटर क्लीनिंग एडाप्टर, और इसके अलावा जो रेजिस्टेंस कैप जो है, ये सारी चीज़ें आपके पास जो मौजूद होना ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसकी क्लीनिंग कर सकें। 4 स्टेप्स इसके होते हैं स्कोप क्लीनिंग के। फर्स्ट ये कि प्री क्लीनिंग, सेकंड जो है लीकेज टेस्टर, इसकी लीकेज की टेस्टिंग करना, थर्ड ये है कि मैनुअल इसकी कंप्लीट क्लीनिंग, एंड फोर्थ ये है कि हाई लेवल डिसइंफेक्टर कि किस तरीके से आपको इसमें करना है। सबसे पहले ये कि जैसे ही प्रोसीजर ख़त्म हो और जब आपका टैग आपसे स्कोप ले, तो उसके बाद ये कि तकरीबन 30 सेकंड तक आप इसको जो है वाटर के अंदर इसको एयर पे और सक्शन पे दोनों के ऊपर आप एक ही वक्त के अंदर जो है सक्शन भी करेंगे और एयर भी देंगे, ताकि इससे इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि आपके चैनल जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद ये है कि वेट गॉज लेके आप पूरे इसको जो है इंस्ट्रूमेंट ट्यूब को हमारे या NS यूनिट को जो है आप इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सक्शन अच्छे तरीके से करने के बाद इसको जो है डिस्कनेक्ट करेंगे, इसका जो है वाटर रेजिस्टेंस कैप लगाएंगे। लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका टैग जो है इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से चेक कर ले कि इसके कंपोनेंट के अंदर कहीं पे भी पानी ना जाने पाए, और दूसरे कि आपके कैप जो सही हालत के अंदर हो, और इस बात की तसल्ली कर ली जाए कि ये बिल्कुल सही तरीके से बंद है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका डिस्टल कैप, इंस्ट्रूमेंट चैनल वाल्व, सक्शन वाल्व और एयर वाटर वाल्व, ये इसको आप डिस्कनेक्ट कीजिएगा और इसको किसी डिटर्जेंट के अंदर डालिए, और इसके बाद आप ले जाके इसको लीकेज टेस्टर को इसके साथ अटैच कीजिए और इसकी लीकेज जो है हर प्रोसीजर के बाद जो चेक कीजिए, ताकि इसके अंदर से आप इत्मीनान कर सकें कि कहीं पे भी जो है इसके स्कोप के अंदर लीकेज वगैरह तो नहीं है, ताकि आपका स्कोप जो है प्रॉपर तरीके से काम करे उसमें जो है। ठीक है, जब आप ये सारा कर चुके हैं प्री क्लीनिंग करने के बाद, जब आप इसकी जो है मैनुअल क्लीनिंग लीकेज टेस्टर कर चुके हैं और पूरे इत्मीनान कर चुके हैं, तो उसके बाद जो है आप मैनुअल इसकी क्लीनिंग जो लीकेज टेस्टिंग के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट है जी हमारे पास जो है MU1 या मेंटेनेंस यूनिट 1 के नाम से आता है, उसमें जो है अटैच करना पड़ता है, या अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लाइट सोर्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं। मैनुअल से ये लीकेज टेस्टिंग इससे नहीं पता नहीं, लीकेज टेस्टर एक्चुअली दूसरा है, उसके साथ जो है जी प्रेशर उसमें जो चेक करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ आएंगे, इसके मैनुअल क्लीनिंग की तरफ जो है। सबसे पहले ये है कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट चैनल के अंदर जो है हम ब्रश डालेंगे, ये हमारा ब्रश जो है इंस्ट्रूमेंट चैनल में से आ गया। इसको जो है आप जिस टब के अंदर आप इसको ब्रशिंग कर रहे हैं उसको आप इसको अच्छे तरीके से इसके ब्रसल्स को साफ़ करेंगे, ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई प्लाक, कोई फूड पार्टिकल या कोई ब्लड क्लॉट वगैरह ना हो।
उसकी यही मेथड आप जो है 2 से 3 दफ़ा एक चैनल के अंदर आप यही रिपीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसका 2 डायरेक्शन जो हमारे सक्शन चैनल की सक्शन वाल्व की तरफ है, एक यूनिवर्सल कॉर्ड की तरफ और एक NS यूनिट की तरफ, जो है 2 डायरेक्शन के अंदर हमारा जो है ये इंस्ट्रूमेंट चैनल ब्रश जो है उसमें काम करेगा। ये आप देखते रहिएगा। ये हमारा जो है सक्शन चैनल में से जो है ये ब्रश आ गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। वही सेम मेथड है कि उसमें आप उसके ब्रसल्स या रेशे जो साफ़ करके आप उसको दोबारा से जब पुल करें, और ये मेथड आप 2 से 3 दफ़ा जो रिपीट करेंगे। उसके बाद आप इस डायरेक्शन पे डालेंगे ब्रश को, तो ये हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट चैनल जी, ये 2 डायरेक्शन पे, ये यूनिवर्सल कॉर्ड की तरफ, ठीक है, और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट चैनल की तरफ जो है, दोनों डायरेक्शन पे जो है, एक CVD और एक पिंक। ठीक है जी, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट चैनल में से ब्रश जो निकला है उसमें से जो है। उसके बाद आप सिरिंज और इसकी ट्यूबिंग सिस्टम को सारा अटैच करेंगे। ये आप ज़रा देख लीजिएगा। इसके अलावा ये हमारा जो एलिवेटर वायर का है, इसमें अटैच करेंगे छोटी वाली ट्यूब को, और इसको जो फ्लैश करेंगे हम लोग। ये आप देखिएगा, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट चैनल, ये एलिवेटर वायर में से जो है, जो ब्रिज को हम लोग, ये देखें जी, पीछे से आ रहा है आगे से, कहाँ से आ रहा है? ये इसमें सर, ये इसके चैनल में से जो है ना, ये जहाँ वायर है हमारी, ये जिसमें वायर मूव कर रहा है, ये इसमें से वाटर जो निकलेगा ताकि वो ब्लॉक ना हो जाए। ठीक है। जी। ये आप देख रहे हैं वाटर जो है, ठीक है जी। And you also इसमें put से जो- Sidex through it, yeah? जी We use Glue-Trail DID. We still use Sidex. आपकी ग्लव्स और है? Sidex जी, हाँ ग्लव्स, है। लेकिन So you want 8? स्मॉल है ये ज़्यादा छोटे हैं। जी, छोटे हैं इसके लिए तो होता है? जी जी, अच्छा ओके ठीक है। ठीक है। इसके बाद आप इसके साथ प्लग इसका अटैच करें, ये इंस्ट्रूमेंट चैनल के साथ, और इसके बाद आप ये इसकी ट्यूब्स जो है इसके साथ अटैच करेंगे। सॉरी, ये ट्यूब्स क्या कहलाती है? जी जी, ट्यूब्स क्या कहलाते हैं? ये हमारी इंस्ट्रूमेंट चैनल क्लीनिंग जो ट्यूबिंग सिस्टम है वो है, 3 वे ट्यूबिंग सिस्टम कहलाता है ये एक्सक्यूज मी, जी। ये हर जगह मिलती है कि ये किसी मतलब जिस तरह नहीं, ये देखें, जिनसे आप अपना इक्विपमेंट लेते हैं, अगर ओलंपस वाले हैं तो वो ओलंपस की आपको एसेसरीज तमाम प्रोवाइड करेंगे, और अगर पेंटेक्स है या जो भी आपके पास है वो आपको जो है कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने एयर वाटर अपने उसके साथ अटैच किया है इस प्लग को, ठीक है। ये सारी आप ट्यूबों का फंक्शन आप देख लीजिएगा। इसको आप जो है वाटर के अंदर रखेंगे। फर्स्ट हमारा जो है जो पॉट है वो एयर वाटर को क्लीन करेगी। हमारी जो नोज़ल है मेटल वाली जो है, ये आप देखिएगा, ये देखिए, ताकि प्रॉपर तरीके से आप जो लेंस इसका क्लीन कर सकें, इसलिए इसका जी, ठीक है। ये एयर वाटर सेकंड पॉट के अंदर जो है, जब हम लोग इसको सक्शन करेंगे तो ये हमारे जो है इंस्ट्रूमेंट चैनल को क्लीन करेगा जी। इस पॉट का, ये ट्यूब का ये एडवांटेज है कि आप इसी में से सक कर सकते हैं, और इसी में से आप जो है इसको वाटर से जेट भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट चैनल में से जो है ये वॉश निकलेगा, ठीक है। ये देखिए, सही है। ये मेथड जो आप तकरीबन जो 30 सेकंड तक जो है हर स्टेप को आप करेंगे, तकरीबन 30 सेकंड तक जो है।
फर्स्ट आप जो है वाटर से करेंगे, उसके बाद जो है आप जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये सारा ट्यूबिंग सिस्टम जो है जब तक कि आपका स्कोप जो है डिसइंफेक्ट नहीं हो जाता, ये सारी चीज़ें अटैच रहेंगी इसके साथ जो है, ठीक है। उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट ओपनिंग क्लीनर ब्रश जो है आप वो लेंगे, इसके वैल्व्स वगैरह को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ताकि कहीं पे भी जो है कोई चीज़ ऐसी पार्टिकल्स वगैरह रह नहीं जाए कि जिससे ये किसी पेशेंट के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बने, ठीक है। इसलिए आपकी प्रॉपर चीज़ों का सारा जो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। टूथब्रश लेके आप इसके गिर्द भी जो है इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। आपका ये डिस्टिलेंट कैप जो है इसको भी जो अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल क्लीन एंड नीट होना चाहिए। वाल्व आपका जो है ये भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए कि यहाँ से भी जो कोई, क्योंकि जब हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इसमें डालते हैं तो इसमें भी कोई ना कोई चीज़ जो रह जाती है, इसलिए आप इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें कि आपकी हर चीज़ जो बिल्कुल क्लीन एंड नीट हो। उसमें जो डिटर्जेंट के बाद आप इसको जो है प्लेन वाटर के साथ वॉश करेंगे। उसके बाद यही स्टेप जो है हमारा जो है जो हाई लेवल डिसइंफेक्टर सॉल्यूशन है उसके अंदर ये होगा, और ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। उसके अंदर ये सारी ट्यूबों के साथ जब हम लोग इसको दोबारा से क्लीन कर चुके तो उसके बाद ऐसे ही हम लोग इसके अंदर जो है डिप करके टब के अंदर, जिसका साइज़ इतना हो कि मतलब करते रहो बात, आप बात करते, आप करते रहो। जी कि इतना उसका साइज़ हो कि जिसके अंदर बिल्कुल छोटा सा रोल नहीं बल्कि ऐसा हो कि जिसके अंदर हमारा स्कोप जो है वो डैमेज ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप डिसइंफेक्टर, हाई लेवल डिसइंफेक्टर जो भी आप यूज़ करते हैं आप उसके अंदर डालेंगे और उसी तरीके से आप उसको जो है एस्पिरेट करके और उसको जो है पुश करते रहेंगे तमाम चैनल्स के अंदर, ताकि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो उसकी स्टरलाइज हो जाएं और कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जो कि किसी दूसरे पेशेंट के लिए इन्फेक्शन का बायस बने। जी जी बिल्कुल, ताकि तमाम चैनल्स के अंदर मौजूद है। इसमें जो बेड साइड वाला है ना, ये सारा ये बेड साइड है सारा। No, bedside meaning no. This is all going into the infection because glutathione तो bedside नहीं हो सकता। सॉरी, वो तो वॉशिंग मशीन बेड साइड जो सिर्फ वो प्री क्लीनिंग था, क्लीनिंग है जो आपने वॉश कर लिया, मेक श्योर कर लिया जी। इसकी ब्रशिंग जो एलिवेटर की है, that is an extra effort that you have to make. That's where the infection is. Okay, so you need to make sure that you know your technician knows this, that this is not a standard gastroscope, a standard colonoscope. Okay, and this is where the problem is. Can you see this? This is where the problem is. अच्छा, ये आराम से खुल जाते हैं। ठीक है ना? जी इसके ऊपर कैप लगा होता है। ठीक है, ये निकल जाता है and then you can actually ask them to brush and brush again. So that is important for. Actually, it's all about realization. Once you have the realization, then you do the thing. ठीक है? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो सर ने भी आपसे डिस्कस किया है कि What is different जी। between a gastroscope, a colonoscope, and a duodenoscope is this. The rest of the things are pretty much same. So you have a wire which is going through, and we have an elevator which is actually which has a lot of space. You put a magnifying thing there, you'll then realize कितनी जगह है, ठीक है ना? Are you done? जी 15 से 20 मिनट तक जब आप उसको डिसइंफेक्टर सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे उसके बाद फिर आप निकालेंगे उसको, फिर दोबारा से जो प्लेन वाटर या डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आप टब के अंदर डालेंगे और यही फ्लैश जो है दोबारा से आप करेंगे उसमें जो है, ताकि जितना भी साइड एक्स वगैरह है या जो भी ये हमें 3 दफ़ा करना है। जी 3 करना है, जी। इसमें करना है फिर। उसके बाद जो फिर प्लेन वाटर के साथ जो है, और उसके बाद जो है आप उसमें से जब वाटर में से आप क्लीन कर चुके हैं तो उसके बाद सारी आप चीज़ों को जो है डिस्कनेक्ट करें। उसके बाद जो है आप गॉज से उसको जो है ड्राई करें, ठीक है। और ये इत्मीनान कर चुके हैं आप फिर भी जो उसको दोबारा से आप चेक कर लें स्कोप को जो है कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ रह तो नहीं गई है। हालांकि इसके अंदर कोई ऐसे सच रहता नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूरे तरीके से अपने टेक्नीशियन को ये ट्रेन करें ताकि वो एक एक चीज़ को चेक करें। और इसके बाद जो है जब इसका मॉइस्चराइज़र जो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप इसको जो है अपने कबर्ड के अंदर जो है इसको हैंग कर सकते हैं नेक्स्ट पेशेंट के लिए। Any questions? Okay. So the reason for doing this is to make sure that you know what needs to be done. And a spot check, just asking the technician, you may end up spending 20 minutes, but if you see him do it properly, then fine. If the scope is coming back early,
because the list is busy, that means there is a problem. A good technician will tell you, sir, scope clean हो रहा है, बैठ जाए, अभी नहीं है, ठीक है? अब, so you need to have that understanding, and you have to understand that your lists are going to be according to the number of scopes you have. If you have just one scope and you want to do 4 ERCPs, then you need to give that much time to the procedure and then half an hour for at least cleaning. So आधा घंटा आपको separate रखना है, procedure time अपने हिसाब से रखना है, जो भी आप लोगों का time है. So single scope, if you're doing many cases, then that's not going to be. That means the scope is obviously. And one thing I've understood, and that is that the new washing machines and the new system actually doesn't work where it matters most. So yes, automated systems are very good, but that only helps reducing the number of people who are cleaning and time spent by the cleaning people. But it doesn't, as far as I know, if you do it properly, I don't think it makes a lot of difference in actually to your patient or to the cleaning of the skin. The machine का cycle is around 30 or 35 minutes का होता है. But that is done because you see, manual